इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और उनके फीचर्स कि उनमें क्या क्या चेंजेस हुए टाइम टू टाइम और फर्स्ट जनरेशन में हमारी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी जब हमारा कंप्यूटर्स हमें इन्वेंट किया था। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे पास मेन डिवाइस था, जो हमारे पास मेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। और उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे क्या थे? पंच कार्ड्स थे और पेपर टेप्स थे, और आउटपुट हम प्रिंट आउट्स पर लेते थे। उस वक्त पे कोई भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इन्वेंट नहीं हुए थे, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन्स में नहीं था। और लैंग्वेज जो थी वो मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज मतलब आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1। अच्छा, कंप्यूटेशन पावर उनकी जो है बहुत कम थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी लेवल पर थी कि ह्यूमन लेवल से तो अच्छी ही थी। ठीक है। और यूसेज उनका साइंटिफिक कैलकुलेशंस में और मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जाता था। अच्छा, उनका एडवांटेज क्या थे? कि कैलकुलेशन उन्होंने आसान बना दी थी इंसान के लिए। ठीक। और डिसएडवांटेज क्या थे? क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा था, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, बहुत बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा था, एक रूम के जितना उनका ऑलमोस्ट साइज़ था, या रूम से भी बड़ा बड़ा उनका साइज़ था। तो वो नॉन पोर्टेबल थे अपने साइज़ की वजह से। बहुत कॉस्टली थे, क्योंकि हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही हमें कॉस्टली पड़ती थी। और वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, क्योंकि इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स को पावर वो करने का काम करता था। और इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स होने की वजह से बहुत सारी हीट जनरेट करता था। उसके एग्जाम्पल थे एनियाक एंड यूनिवैक। ठीक। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब ये एक इक्विपमेंट होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्या काम करता है? जब इसमें करंट पास होता है तो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा, और जब करंट को ये रेजिस्ट करेगा, मतलब करंट को के फ्लो को जब ये रोकेगा, तो आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगा। तो वो हमारा बेस था 0 और 1 का, जो हमारी बाइनरी डिजिट्स है। तो इसका यूज़ करके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कैलकुलेशंस की जाती थी। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है, वो भी हमारे करंट के फ्लो को डायरेक्ट करने का काम करता है। या तो उसको एम्पलीफाई करेगा या रेजिस्ट करेगा, उसके बेस पे वो भी 0 और 1 प्रोड्यूस करेगा। तो जब ट्रांजिस्टर आ गया तो हमारे जो है कंप्यूटर का साइज जो है बहुत स्मॉल हो गया, पहले वाली जनरेशन से बहुत स्मॉल हो गया। ठीक। और इनपुट डिवाइसेस, अभी हमारे पास कीबोर्ड भी आ चुका था। पंच कार्ड तो हमारे पास पहले से था, अभी कीबोर्ड भी हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ चुका था। और आउटपुट डिवाइस अब हमारे पास प्रिंटर भी आ गया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सेकंड जनरेशन तक एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया था। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? कि जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती है उनका बैच बना दिया जाता है। एक टाइप की जॉब्स को ग्रुप करा, फिर दूसरे टाइप की जॉब्स को दूसरा ग्रुप बनाया, फिर और थर्ड टाइप की जॉब का थर्ड ग्रुप बनाया। उनको फिर बैचेस में प्रोसेस किया जाता था, कि एक ग्रुप एक बार प्रोसेस होगा, फिर दूसरा ग्रुप दूसरी बार प्रोसेस होगा, फिर तीसरा ग्रुप प्रोसेस होगा। लैंग्वेज जो थी इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, फोर्ट्रैन एंड कोबल यूज होती थी। अब कंप्यूटेशन पावर इसकी भी कम थी, लेकिन ठीक है, ये बिजनेस में और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूजेबल था। और पहले से तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी इसकी कंपटीशन पावर, क्योंकि अब साइज़ हमारे पास जो ट्रांजिस्टर था उसका साइज़ वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम था, तो हम ज़्यादा पावरफुल मशीन कम साइज़ में बना सकते थे। ठीक है। एडवांटेज क्या था? वही कि पहली जनरेशन से स्मॉल था और फास्टर था। डिसएडवांटेज क्या था? कि अभी भी कॉस्ट हमें अच्छी खासी पड़ रही थी, और इसमें भी एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी, जबकि ये कम हीट प्रोड्यूस कर रहा था पहले से। ठीक। ये होता है हमारा ट्रांजिस्टर, जो करंट के फ्लो को डायरेक्ट करने का काम करता है, या तो उसको रेजिस्ट करेगा या उसको एम्पलीफाई करेगा। ठीक। फिर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, उसने टेक्नोलॉजी यूज की इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? कि एक ही चिप में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स को या आपके कैपेसिटर्स को एक साथ कंबाइन करके एक सर्किट में बना दिया, और उसको एक इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दे दिया। ठीक। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा साइज और रिड्यूस हो गया। ठीक है। अब एक छोटी सी चिप में हमारे पास काफ़ी ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, और कंपोनेंट्स आ गए थे। ठीक। फिर हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? थर्ड जनरेशन में माउस भी आ गया था, कीबोर्ड तो हमारे पास पहले से था। आउटपुट डिवाइस में अब हमारे पास मॉनिटर भी था और प्रिंटर भी था। और ओएस में आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट होने लगी थी, सिस्टम्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे, तो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई थी। लैंग्वेजेस उस टाइम तक सी, कोबॉल, बेसिक, ये जो है हमारी लैंग्वेजेस उस टाइम तक इन्वेंट हो चुकी थी। तो लैंग्वेजेस हमारी आ गई थी उसमें, हाई लेवल लैंग्वेजेस उनको हम बोलते हैं। फिर कंप्यूटेशन पावर, उसकी अच्छी खासी कंप्यूटेशन पावर थी, पहली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मीडियम कंप्यूटेशन पावर हम उसको बोल सकते हैं। यूसेज अभी भी इसका साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए तो हो ही रहा था, अब ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी अवेलेबल हो गई थी इस टाइम पे। मतलब जो कॉमन पीपल है वो भी इसको खरीद सकता था। ठीक। फिर एडवांटेज क्या थे? अब हमारा साइज जो है मशीन का वो पहले से और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, क्योंकि अभी हमारे चिप का साइज जो है वो और छोटा हो गया था। ठीक है। स्टोरेज हम ज़्यादा कर सकते थे, अब स्टोरेज डिवाइस हमारे आ गए थे उस टाइम तक अच्छे खासे। फिर डिसएडवांटेज क्या था? कि आईसी उस टाइम पे एक्सपेंसिव थी और ज़्यादा।
क्योंकि इतने हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम आईसीस को बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे स्केल पर प्रोड्यूस कर सकें। तो आईसीस हमारे एक्सपेंसिव पड़ती थी उस टाइम पे। ठीक है, ये होती है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको अभी तक हम करंट जनरेशन भी अभी तक इसको मानते हैं, और फिफ्थ जनरेशन भी हमारी करंट जनरेशन में आती है। इसमें क्या हुआ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आए। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं कि बहुत सारी आईसीस को या बहुत सारे सर्किट्स को, ट्रांजिस्टर्स वगैरह को, कैपेसिटर्स वगैरह को एक ही चिप में, एक ही पावरफुल चिप में इंटीग्रेट कर दिया गया। तो उसको हमने नाम दिया माइक्रो प्रोसेसर। अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो ये अभी तक काम कर रहा है, और अभी तक हम इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ठीक। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस तो हमारे करंट जनरेशन में जो है, कीबोर्ड, माउस है, स्कैनर है, हमारे पास पेन वगैरह हो सकते हैं आपके इनपुट्स के लिए। आउटपुट डिवाइसेस आपके पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, और भी हो सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस आपके। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास अभी के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, या और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो सकते हैं। लैंग्वेजेस अभी हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सारी अवेलेबल हैं। फोर्थ जनरेशन में भी वो अवेलेबल थी और अभी भी अवेलेबल है। कंपटीशन पावर इनकी बहुत हाई है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोसेसर लिया है। यूसेज अभी ये पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होने लगा है, और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने लगा है, और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए भी अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है कि अब हमारे पास ये जो मशीन्स हैं ये पोर्टेबल है। क्योंकि आप अगर देखते हैं तो कि लैपटॉप्स भी हैं आपके पास, और डेस्कटॉप पीसी भी जो आपका है वो बहुत पोर्टेबल है। कोई बहुत ज़्यादा उनका बड़ा साइज़ नहीं है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक। और अभी ये क्या है, बहुत फास्ट है और यूज़र फ्रेंडली है। डिसएडवांटेज क्या है इनके कि साइबर थ्रेट्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास इजीली अवेलेबल हैं सिस्टम्स। तो वो क्या है, उनको मिस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके हैकर्स हैं, वो जितना ज़्यादा सीख रहे हैं, जितनी अच्छी उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, वो उतना अच्छे से अपना मतलब आपको थ्रेट्स दे सकते हैं, उतना अच्छे से आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं। ठीक। ये होते हैं आपके प्रोसेसर्स। ठीक। और जो फिफ्थ जनरेशन है आपकी, वो सेम माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करती है। लेकिन अभी जो हम फिफ्थ जनरेशन मानते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले माइक्रो प्रोसेसर को हम फिफ्थ जनरेशन मानते हैं। तो इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मशीन मिमिक करना सीख जाए, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी है हमारी जो अभी कोर है फिफ्थ जनरेशन का। अभी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जो प्रीवियस जनरेशन में थे, वो सभी इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। प्लस अभी हमारे पास वॉइस डाटा और सेंसर्स भी हैं इनपुट डिवाइसेस के लिए, और आउटपुट डिवाइस हमारे पास डिस्प्लेस हैं, और एआई डिस्प्लेस भी हैं जो हमारा एआई जनरेटेड कंटेंट होता है उसके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ वगैरह सब अवेलेबल है पहले से वाले, और स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब हमारे पास अवेलेबल है। लैंग्वेजेस सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। पाइथन एंड आर जो है इंक्लूजन है इसमें और ज़्यादा। कंपटीशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास एनपीयूज भी आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में। यूसेज अभी ये रोबोटिक्स, एआई एंड डाटा साइंस के लिए मेनली यूज़ हो रहे हैं। एडवांटेज इनमें ह्यूमन एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दे रहे हैं, क्योंकि मशीन अब जब सीख रही है तो मशीन ह्यूमंस का काम काफ़ी हद तक इजी कर दे रही है। डिसएडवांटेज क्या है कि अभी भी एथिकल कंसर्न्स हैं जो हमारे, वो अभी भी इनके साथ हैं, क्योंकि मशीन जितना एडवांस हो रही है उतना ही ज़्यादा जो एथिकल हैकर्स वगैरह हैं वो सिक्योरिटी को उतना ज़्यादा ब्रीच कर सकते हैं उतने अच्छे लेवल पे।